हमारा चैप्टर है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। मतलब इसके अंदर बिजनेस की जो ओनरशिप है उसके बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से बिजनेस को ओन किया जाता है और कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसकी बेस पर जो है वो बिजनेस के ओनर्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से वही बुक खोल लो, सामने रखो और बात जो मैं कह रहा हूँ सुन लो, जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ। तो देखो स्टार्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ ना वो समझो। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? देखो, जो बिजनेस का मालिक होता है ना उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। बिजनेस का जो मालिक होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। और फिर प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर भी बिजनेस के मालिक को ही बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं कि एंटरप्रेन्योर और प्रोप्राइटर क्या होते हैं? ये बिजनेस के मालिक होते हैं। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि जो बिजनेस बनाता है ना आदमी खुद, वो एंटरप्रेन्योर भी होता है और प्रोप्राइटर भी होता है। लेकिन जो प्रोप्राइटर होता है उसने खुद बिजनेस बनाया नहीं होता। मैं समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अब एक आदमी है, उसने बुक स्टॉल लगाया। ठीक है, उसने शुरुआत की चंद बुक से, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका सीन बढ़ा। अब वो क्या है, सबसे पहले तो वो मालिक है, वो प्रोप्राइटर है और वो एंटरप्रेन्योर भी है। क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस शुरू किया उसने, बेसिकली मतलब उसने शुरू किया बिज़नेस। वो बिज़नेस उसी आदमी ने शुरू किया है, तो इसका मतलब वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि बिज़नेस का मालिक तो आप हो, ठीक है, लेकिन वो शुरू भी आपने ही किया हो। लेकिन अब काफ़ी सालों बाद उसका बेटा जो है, वो अपनी सारी कंपनी जो है, जो भी कंपनी उसने बनाई होगी बुक स्टॉल वाली, ठीक है? अगर हम ये देख लें मुल्तान किताब घर ही चलो यूँ समझ लो, अब उसने अपने बेटे के नाम कर दिया, वो थक गया, रिटायर हो गया वो। अब हर चीज़ का मालिक लीगली भी कौन है? बेटा है। अब वो बेटा क्या है? वो कंपनी का मालिक है। तो वो बेटा प्रोप्राइटर है, वो एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो जो बिज़नेस जिसका वो बच्चा मालिक है, उसने वो बिज़नेस शुरू नहीं किया, शुरू उसके बाप ने किया था। लिहाज़ा किसी भी बिज़नेस का एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी है कि वो बिज़नेस शुरू ही आपने किया हो। ठीक है? बाकी अगर आपने शुरू नहीं किया लेकिन आप उस बिज़नेस के मालिक हो, तो फिर आपको प्रोप्राइटर बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई बात? अच्छा, एक सबसे पहले तो ये समझो, उसके बाद ये समझो कि जो बिज़नेस होता है कोई भी, जो बड़े बिज़नेस होते हैं, उनके जो टॉप पे होते हैं ना सबसे ज़्यादा लोग, जो बिल्कुल टॉप अथॉरिटी होते हैं, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब जो कि पैसे लगा के बैठे हुए हैं इस बिज़नेस के अंदर, जिनके शेयर्स हैं बिज़नेस के अंदर। जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स होते हैं, 30% किसी ने खरीदे हुए हैं, 20% किसी और ने खरीदे हुए हैं। तो वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो होते हैं टॉप अथॉरिटी, क्योंकि बिज़नेस चल ही उनके पैसों से रहा है। बिज़नेस क्या चल रहा है? उनके पैसों से चल रहा है। अब वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो टॉप अथॉरिटी होते हैं, उससे नीचे होता है चेयरमैन कंपनी का। अब वो चेयरमैन कौन होता है? देखो, एक डायरेक्टर्स की मतलब एक यूँ समझो काबीना बनती है, एक पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनती है। उसके अंदर काफ़ी डायरेक्टर्स होते हैं। उन डायरेक्टर से के में से एक डायरेक्टर को चेयरमैन चुना जाता है और वो चेयरमैन जो है वो उन डायरेक्टर से ज़्यादा पावर रखता होता है। अब सारी हायरार्की समझना, ये लिख लो देखो। अब मैं बताता हूँ, सबसे ऊपर होता है शेयर होल्डर। लिखो शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से नीचे होता है चेयरमैन। चेयरमैन से नीचे होते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर से नीचे होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स। डायरेक्टर से नीचे कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव्स। और फिर इससे नीचे होता है मैनेजर्स। इससे नीचे क्या होते हैं? मैनेजर्स। इसका मतलब है जो मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? सीईओ जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, उसके साथ साथ जो सीएफओ होता है, फाइनेंस का ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये मैनेजर्स के ऊपर होते हैं, लेकिन फिर इनके ऊपर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये मत समझना कि जो कंपनी का सीईओ होता है वही कंपनी का सब कुछ होता है, नहीं। अभी देखो आप, ये सीईओ से ऊपर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर कौन है? चेयरमैन है। चेयरमैन से ऊपर कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। इस तरह से जो पावर सिस्टम होता है कंपनी का। तो फिर सीईओ को अक्सर वे में एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला आदमी क्यों समझा जाता है? क्योंकि जो सबसे बड़ा मैनेजर होता है ना कंपनी का, जो कंपनी को डे बाय डे मैनेज करता है, वो होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये रोज़ आके कंपनी में सर नहीं खपाते। ये हफ्ते बाद, महीने बाद आते हैं, बहुत ही अहम डिसीजंस करते हैं, आपस में बैठ के उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन जो सीईओ है, बेसिकली उसको डेली आना पड़ता है और कहा ये जाता है कि जो सीईओ है, वो सबसे बड़ा टॉप अथॉरिटी मैनेजर सीईओ होता है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैनेजर्स की बात करें ना, तो सबसे बड़ा मैनेजर सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने कहा कि मैनेजर से ऊपर पावर किसकी होती है? सीईओ की। अब सीईओ जो होता है ये डेली टास्क में इन्वॉल्व होता है कंपनी के, ठीक है? नहीं तो इसके ऊपर डायरेक्टर्स भी होते हैं, फिर डायरेक्टर्स का एक चेयरमैन भी होता है, फिर उनके ऊपर शेयर होल्डर्स भी होता है पावर के एतबार से। लेकिन कंपनी जो डेली रूटीन में रन कर रहा होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो ये सीन होता है इसके अंदर। यही कुछ लिखा हुआ है बिज़नेस के बारे में। ये पता हो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, किस तरह से ये बिज़नेस का सीन चलता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के बिज़नेस कितनी तरह के हो सकते हैं। देखो, बिज़नेस 3 तरह के हो सकते हैं। सिर्फ़ यही 3 ही किस्में हैं जिसकी तरह के बिज़नेस हो सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा 3 तरह के बिज़नेस क्या फूड
खाने का कारोबार शुरू कर दो या आप इलेक्ट्रीशियन बन जाओ या आप टीचर बन जाओ। नहीं, नहीं, वो नहीं। बात ये है कि मैं बिज़नेस की टाइप बता रहा हूँ। वैसे तो ये जो डाइवर्सिटी होगी ना अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं। देखो बिज़नेस सिर्फ़ 3 तरह का हो सकता है। अगर दूसरी लाइन में लिखो तो लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप एंड नंबर 3 कॉर्पोरेशन और द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कॉर्पोरेशन और द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। देखो 3 तरह के बिज़नेस हो सकते हैं। मैं अब आम अल्फाज में समझाता हूँ। कितनी तरह के? 3 तरह के। पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी। फिर से सुनो, ये पूरी बिज़नेस में ये 3 लफ्ज़ सुनोगे आप। सोल प्रोप्राइटर, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 कंपनी, नंबर 3 कंपनी। ये जो कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली क्या है? कंपनी है। तो ये 3 तरह के बिज़नेस हो सकते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है? अकेला आदमी। जैसे अब मैं हूँ, तो मैं जो है नाई की दुकान मतलब नाई का काम सीख के और फिर नाई की दुकान खोल लूँ, तो मैं अकेला हूँ ना, जो ये सारा काम कर रहा है। तो अकेला आदमी जो बिज़नेस करता है, उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब फिर यही अकेला आदमी खाने का काम कर ले, उस्ताद बन जाए, अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये फर्म एक ही है, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटर। 3 तरह के बिज़नेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। और सोल प्रोप्राइटर का मतलब है कि इसमें अकेला इंसान काम करता है। फिर आता है पार्टनरशिप, जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं और उसके बाद 4-5 लोग मिले, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, एक ने कहा कि मैं सप्लाई कर दिया करूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं यहाँ पर मैनेजमेंट सँभाल लूँगा, तीसरे ने कहा मैं पैसा इन्वेस्ट कर लूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है, हम तीनों मिलकर एक बिज़नेस शुरू करते हैं। तो वो होती है पार्टनरशिप। अब उसमें एक बंदे का इन्फ्लुएंस नहीं होता, वहाँ पर काफ़ी लोगों का होता है। हर आदमी ही उसके अंदर क्या होता है, वो ओनर होता है बिज़नेस का। फिर आता है कंपनी। अब कंपनी क्या होता है, कंपनी भी पार्टनरशिप ही होती है, लेकिन थोड़ी-सी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ये सारी अभी मैं समझाता हूँ कि इनका असल में मतलब क्या है। उसके बाद उसने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप देखो तो पर्पस, ओनरशिप, फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पर बिज़नेस को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम कहें कि यार के हमें बिज़नेस को अलग करना है दूसरे बिज़नेस से, तो किस बेस पे करूँ मैं? पहले तो हमने उसके 3 टाइप्स बता दी कि आप इस बेस पे कर लोगे क्या? एक आदमी चला रहा है सोल प्रोप्राइटर, बहुत सारे लोग चला रहे हैं पार्टनरशिप या फिर एक रजिस्टर्ड कंपनी बनाई हुई है। तो वो ये 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पर हम बिज़नेस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला तो है पर्पस। पर्पस का ये मतलब है कि आखिर बिज़नेस का पर्पस क्या है? बिज़नेस का पर्पस क्या है? तो पर्पस की बेस पर 2 तरह के बिज़नेसेस हो सकते हैं। क्या एक बिज़नेस ऐसा है जिसका पर्पस है प्रॉफिट कमाना और एक बिज़नेस ऐसा है जिसका कोई पर्पस नहीं है प्रॉफिट कमाना। एक बिज़नेस ऐसा है जिसका मकसद है प्रॉफिट कमाना और एक बिज़नेस ऐसा है जिसका कोई मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना। अब ऐसा बिज़नेस कैसा हो सकता है जिसका कोई मकसद ही नहीं है प्रॉफिट कमाना? देखो जैसे मेट्रो है। अब मेट्रो में सब्सिडी मिलती है उनको और जो 20-25 रुपए वो लेते हैं। अब 20-25 रुपए लेकर भी उनका गुज़ारा नहीं हो रहा है क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो वो सब्सिडी आती है फिर हुकूमत की तरफ से, तो क्या ये हुकूमत को प्रॉफिट हो रहा है? क्या उन 20-25 रुपए से प्रॉफिट हो रहा है हुकूमत को? अगर प्रॉफिट होता तो वो सब्सिडी क्यों देते? नहीं हो रहा प्रॉफिट, लेकिन ये बिज़नेस है। ये बिज़नेस ही है ना, देखो ना पूरी एक ऑर्गनाइज़ेशन है, एक बिज़नेस हो रहा है। तो कहते हैं बिज़नेस के कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि कुछ बिज़नेस प्रॉफिट के लिए बनते हैं, कुछ बिज़नेस प्रॉफिट के लिए नहीं होते। तो उनका जो पर्पज़ होता है, उस बेस पर भी आप बिज़नेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कि वो कहते हैं पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि प्रॉफिट कमाना है, तो हम कह देते हैं कि एक ऑर्गनाइज़ेशंस जो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, वो प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस है और जो नहीं कमाना चाहती, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। फिर आगे आता है ओनरशिप की बेस पर ये करना कि क्या उसके ओनर शेयर होल्डर्स हैं या फिर उसके ओनर गवर्नमेंट है। इस तरह से भी आप कंपनीज़ के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो उनको। फिर आता है फंडिंग की बेस पर कि उसको कौन फंड कर रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कर रहा है, उसको गवर्नमेंट कर रही है, जैसे गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। इस बेस पर भी हम बिज़नेस के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशमेंट कर सकते हैं। फिर आता है वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी की बेस पर। अब जो कंपनी है कंपनी, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है बनिस्बत पार्टनरशिप के क्योंकि वो उनके पूरे लीगल रूल्स होते हैं। पार्टनरशिप में तो सारे ही वो होते हैं सारे मालिक होते हैं लेकिन कंपनी के अंदर इस तरह से नहीं होता। तो वो कहते हैं इसकी बेस पर भी आप कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी की बेस पर भी कुछ ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, बिज़नेसेस होते हैं जो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि ये 4 ऐसे टर्म्स हैं पर्पस, ओनरशिप, फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी जिसकी बेस पर आप ये कह सकते हो कि हाँ, इन बेसिस पर मैं बिज़नेसेस को क्लासिफ़ाई कर सकता हूँ। कि कोई मुझे पूछे यार कि आप ओनरशिप की बेस पर बिज़नेस को कैसे क्लासिफ़ाई करोगे? तो मैं कह दूँगा कि हाँ, ओनरशिप की बेस पे कर सकता हूँ कि अगर वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओनर्स हैं, तो ठीक है, एक इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन हो सकती है। फिर कुछ ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं जिनके ओनर्स जो होते हैं वो हुकूमत होती है। तो उस बंदे ने कहा देखो 2 तरह की ऑर्गनाइज़ेशन होती है। पहली ऑर्गनाइज़ेशन जिसके अंदर इंसान जो नॉर्मल अवाम है वो उसकी मालिक होती है, नंबर 2 पे हुकूमत होती है। तो फिर कोई कहता है कि अगर आप पर्पज़ की बेस पर ऑर्गनाइज़ेशंस कैसे बना सकते हो? तो मैं कहूँगा ठीक है, 2 तरह की ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं पर्पज़ की बेस पर। एक जिसका पर्पज़ होता है प्रॉफिट कमाना, एक जिसका पर्पज़ होता है प्रॉफिट नहीं कमाना। तो इसका बेसिकली ये मतलब था। ये उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि हम इन इन बेसिस पर क्या क्लासिफ़ाई कर सकते हैं बिज़नेसेस को। अच्छा देखो, मुझे इतनी समझ है, क्योंकि मैं खुद जो पढ़ा रहा हूँ, कि आपको कुछ भी नहीं समझ आया इन चारों में। कुछ भी नहीं समझ आया।
लेकिन यकीन जानो कोई फ़ायदा नहीं है समझने का। कोई फ़ायदा नहीं है इस बात को समझने का, क्योंकि ये लिखा हुआ था, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि ऐसे ना लगे कि भई लिखा हुआ है तो बस इसको ऐसे टोरा करा दिया, समझाया नहीं। लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है, जो मकसद वाली चीज़ है वो अब शुरू होगी मेन। अभी सिर्फ़ ये बताने का मकसद था कि बेसिकली बिज़नेस किस तरह के हो सकते हैं। बिज़नेसेस गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है, बिज़नेसेस लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक आदमी भी हो सकता है, वो काफ़ी सारे आदमी भी हो सकते हैं, वो पूरी एक कंपनी भी हो सकती है। बेसिकली सिर्फ़ बताने का यही मकसद था। बाकी इसका कोई मकसद भी नहीं है, कोई मकसद यूँ समझो जैसे एक आम-सी बात होती है ना, उसको बहुत मुश्किल करके लिखा हुआ है, वो इन चारों पॉइंट्स में लिखा हुआ है। जैसे जैसे अब अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट है, तो कितना अजीब-सा पॉइंट है कि आप अकाउंटेबिलिटी की बेस पर बिज़नेसेस को क्लासिफ़ाई करो। कैसे मतलब? तो हम कह देते हैं यार एक बिज़नेस ऐसा होता है जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, फिर एक बिज़नेस ऐसा होता है जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। भई कैसे? यार मैं अगर अगर मैं अपनी खुद की किराने की स्टोर खोलता हूँ, अब मुझे प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, तो मैं किसको जाके बताऊँ? किसको जाके मैं किसका गिरबान पकड़ूँ? किसी का नहीं पकड़ूँगा ना। अकाउंटेबिलिटी है उसमें? नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। यहीं पे 5-6 लोग हम मिल के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं नुकसान करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी है? बिल्कुल है। उनको तो मुझे अकाउंटेबल होना है ना, क्योंकि जो नुकसान मैं करूँगा वो उनको भी होगा। तो देखो, यहीं पर हमने अकाउंटेबिलिटी की बेस पर 2 अलग तरह के बिज़नेसेस बना लिए। तो यही तो सबसे ऊपर भी लिखा हुआ है कि 3 तरह के बिज़नेसेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी जिसको कॉर्पोरेशन बोलते हैं। बात वही है जिस जो उसने 4 अलग बारी की है, लेकिन बस मैं अब एक बात बताऊँ, इस सब में आपने समझना क्या है? समझना ये 3 तरह के बिज़नेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, बस। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये है, वो कहता है, ये तो 3 तरह के बिज़नेसेस हो सकते हैं। अब इनके अंदर ये होता है, यही 3 तरह के बिज़नेसेस, इनकी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। इन्हीं की, सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की, कॉर्पोरेशन की। कितनी कैटेगरीज़ होती हैं? 2। इनकी फर्दर 2 कैटेगरीज़। एक होती है बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन और एक होती है नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन। क्या होती है? बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को बोलते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन, लिख लो। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन। और नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन बोलते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन और नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन। तो हमने 3 तरह के देखे थे बिज़नेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। अब इन तीनों की 2 अलग कैटेगरीज़ होती हैं कि ये प्रॉफिट भी हो सकते हैं और नॉन फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं। यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस भी हो सकती हैं, नॉट फॉर बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो सकती हैं। समझना सिर्फ़ इतना है कि जिस बिज़नेस का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, उस बिज़नेस को बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन या प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन बोलते हैं। लिख लो कि जिस बिज़नेस का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, उसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन या बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन बोलते हैं। जैसे कि केएफसी या दुनिया का कोई भी खाने का स्टॉल वगैरह हर चीज़। ड्रिंक्स की दुकान, चिकन, जो डेली जो सब्ज़ी वाला होता है, अब जो सब्ज़ी वाला बिज़नेस खोल के बैठा है, तो वो यही चाहेगा कि मंडी से वो जितनी सब्ज़ी लाया है, उसके ज़्यादा उससे लोग खरीद लें। ऐसा है या नहीं? ताकि उसको क्या हो? ताकि उसको क्या हो? प्रॉफिट हो। ताकि उसको क्या हो? प्रॉफिट हो। यही सेम बात अगर एक सरकारी अस्पताल की करें तो वहाँ पर अगर हम जाएँ, तो वहाँ बड़े-बड़े ठीक है, मैं समझता हूँ वहाँ पे कुछ नहीं होता ज़्यादा, लेकिन फिर भी होते हैं यार वहाँ इलाज होते हैं, बड़े-बड़े ऑपरेशंस भी होते हैं। तो जिसको अवाम तो पे नहीं करती है उन डॉक्टर्स को इतने बड़े ऑपरेशंस की फीस, तो वो कौन पे करता है? वो पे करता है गवर्नमेंट, ठीक है? तो फिर उस हॉस्पिटल का प्रॉफिट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो रफ़ाए आमा की है, वो तो बस लोगों की मदद करना चाहते हैं। चाहे उनको हुकूमत पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो नहीं है ना। तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन को, उस तरह के बिज़नेस को बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस। तो फिर ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब हमारा मकसद प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन, तो जब हमारा मकसद प्रॉफिट नहीं होता तो उसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन। अच्छा देखो, अब हम शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटर। देखो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ एक हमारे जो दिमाग में बात है ना, उसको इंग्लिश में हमने लिख देना है बस। सोल प्रोप्राइटर का ये मतलब है कि एक अकेला आदमी जो बिज़नेस करता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। मैं किराने की दुकान खोलूँ, मैं अकेला, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैं गेमिंग पीसी की दुकान खोलूँ, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैं अगर अपनी अकेडमी खोलता हूँ जिसमें बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो भी एक ज़ाहिर है बिज़नेस है, तो वो क्या है? वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ये है। अच्छा मुझे अब देखो, अगर मैं किराना स्टोर खोलता हूँ, अब उसके अंदर मुझे हो रहा है नुकसान। मैंने खोला, मुझे हो रहा है नुकसान। तो ये बताओ उस नुकसान का असर किस-किस को होगा? सिर्फ़ मुझे, क्योंकि मैंने अकेले ने तो खोली है वो। और अगर फ़ायदा हो रहा है तो किस-किस को उस फ़ायदे का असर होगा? सिर्फ़ मुझे, क्योंकि मैंने अकेले ने वो बिज़नेस खोला है। तो बस यही होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही ओनर होता है जो बिज़नेस खोलता है, प्रॉफ़िट भी उसका, लॉस भी उसका।
ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली सवाल आ जाता है कि किस तरह के बिज़नेस होते हैं सोल प्रोप्राइटर, अब हमें तो नहीं पता, हैं? हमें नहीं पता ना। अब एक रेस्टोरेंट है, अब हमें क्या पता ये एक आदमी ने बनाया, 4-5 लोगों ने मिल के बनाया। अब अगर एग्ज़ाम्पल आ जाती है कि रेस्टोरेंट क्या है, ये सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, तो हम ऐसे तो नहीं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते ना। तो अगर हम इसके दूसरे पैराग्राफ में देखें जो बेसिकली सवा लाइन का है, टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इंक्लूड अ लोकल रेस्टोरेंट, लोकल कंस्ट्रक्शन फर्म, बार्बर शॉप, लॉन्ड्री सर्विस एंड लोकल क्लोथिंग स्टोर। देखो जब भी आप लोकल का लफ्ज़ देखो ना, लोकल रेस्टोरेंट है, लोकल कंस्ट्रक्शन फर्म है, तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है। लोकल का ये मतलब बता रहे होते हैं कि वो छोटी-सी है, एक आदमी ने बनाई है, उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इतना बहुत है कि आपको ये समझना है कि उसके अंदर जो एक आदमी है, वो जो बिज़नेस बनाता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। एक आदमी जो बिज़नेस बनाता है उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, अच्छा ऊपर लिखो एक बात, अभी मैं 2 टर्म्स बता रहा हूँ। एक होता है शेयर होल्डर, बल्कि 3 टर्म्स बता रहा हूँ, लिखो, ऊपर ही लिखो बुक के। एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टॉक होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेयर होल्डर से। देखो जो कंपनी के सबसे बड़े मालिक होते हैं, जिनका कंपनी में पैसा होता है, जिनका कंपनी में शेयर होता है, जैसे बहुत बड़े-बड़े अमीर लोग होते हैं, जिनका शेयर होता है कंपनी में, वो देखते हैं कि इनका शेयर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, खरीदना चाहिए, बेचना बेचना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर एक आदमी है, वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उसको लग रहा है बढ़ने वाला है, जैसे आजकल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अगर आप कुछ अर्से पहले पेट्रोल के शेयर खरीद लो, तो पेट्रोल की कीमतों में बहुत इज़ाफ़ा हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है। तो ये क्या है? ये होते हैं शेयर होल्डर, इसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर, और ये होते हैं सबसे बड़े जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो यही होते हैं। ये क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स। इनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, क्योंकि इनके पास शेयर होता है कंपनी का और ये मालिक होते हैं। फिर आता है स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर को ही बोलते हैं, लेकिन स्टॉक होल्डर अमेरिकन इंग्लिश है और शेयर होल्डर ब्रिटिश इंग्लिश है। स्टॉक होल्डर अमेरिकन इंग्लिश है और शेयर होल्डर ब्रिटिश इंग्लिश है, ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। स्टॉक होल्डर क्या है? अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश होल्डर सॉरी शेयर होल्डर ब्रिटिश इंग्लिश है। शेयर होल्डर ब्रिटिश इंग्लिश है। क्लियर है? फिर तीसरे नंबर पे मैंने लिखवाया था स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? एक होता है स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर कौन होता है? मालिक कंपनी का, जिसके पास स्टॉक हो, जिसके पास शेयर हो कंपनी का। अगर आप आज एक शेयर भी खरीद लेते हो ना किसी कंपनी के, फेसबुक के, पीएसओ के, तो आप यकीन जानो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, उस कंपनी के टॉप मालिक में से हो। अगर आप एक शेयर भी खरीद रहे हो, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो। अच्छा, अब मसला ये स्टेक होल्डर क्या होता है? कोई भी इंसान किसी भी बिज़नेस की वजह से असरअंदाज हो, वो आदमी उस बिज़नेस का स्टेक होल्डर बन जाता है। वो आदमी इस बिज़नेस का स्टेक होल्डर बन जाता है। देखो समझो, बिज़नेस का अगर किसी भी इंसान पर किसी भी किस्म का असर पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, अजीब हो, जैसा मर्ज़ी हो, किसी भी बिज़नेस का किसी भी इंसान पर किसी भी किस्म का असर पड़ता है, तो वो इंसान उस बिज़नेस का स्टेक होल्डर बन जाता है। जैसे जो एम्प्लॉयी होते हैं, अब ज़ाहिर है उस बिज़नेस के अंदर वो काम करके पैसे कमा रहे हैं, तो बिज़नेस का असर पड़ रहा है उनकी ज़िंदगियों में? हाँ, पड़ रहा है। तो एम्प्लॉयी स्टेक होल्डर हैं बिज़नेस के। एम्प्लॉयी क्या है? स्टेक होल्डर हैं बिज़नेस के। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर कंपनी है बॉल पेन्स की और मैं तकरीबन हफ़्ते में 1 लेता हूँ, तो अगर मैं जाऊँ उसको खरीदने के लिए, तो क्या उस बिज़नेस का मेरी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है? ज़ाहिर है यार, वो बना रहा है और मैं पेन ले रहा हूँ, तो मैं भी उस कंपनी का स्टेक होल्डर हूँ। मैं भी उस कंपनी का स्टेक होल्डर हूँ। वो जो कंपनी है वो कचरा निकालती है, उसके बाद जो गार्बेज वाले आते हैं, कचरे को वहाँ से डेली उठाते हैं, उन्हें पता है ये बहुत कचरा फेंकते हैं और उसके बाद फिर उसके साथ जो भी करना हो, आग लगाना या जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है। तो क्या गार्बेज वाले को बिज़नेस से कोई असर पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है, वो डेली आ रहा है कचरा उठाने के लिए, बिज़नेस ना होता तो वो शायद ना आते। तो गार्बेज मैन भी स्टेक होल्डर है। गार्बेज मैन भी स्टेक होल्डर है। बिज़नेस किसी भी इंसान पर जिस तरह मर्ज़ी असरअंदाज़ हो, जिस तरह मर्ज़ी असरअंदाज़ हो, वो इंसान उस बिज़नेस का स्टेक होल्डर बन जाता है। लेकिन अगर आप बिज़नेस के शेयर खरीदते हो पैसों के ज़रिए, बिज़नेस के कुछ शेयर खरीदते हो, फिर आप शेयर होल्डर बन जाते हो, स्टॉक होल्डर बन जाते हो और वो होता है मालिक, ठीक है? और अगर बिज़नेस किसी भी तरह से किसी भी इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होता है, तो वो आदमी क्या बन जाता है? स्टेक होल्डर बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे ने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला, तो वहाँ पर जो फ़कीर लोग हैं वो माँगने आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग ज़्यादा आते हैं और फ़कीरों को वहाँ पर पैसे भी मिल जाते हैं। तो क्या बिज़नेस से फ़कीरों की लाइफ़ पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। तो वो फ़कीर भी उस बिज़नेस का स्टेक होल्डर है। बस ये समझना होगा कि स्टेक होल्डर का मतलब है कोई भी आदमी जो बिज़नेस से असरअंदाज़ हो, वो उस बिज़नेस का स्टेक होल्डर होता है। कोई भी आदमी जो बिज़नेस से असरअंदाज़ हो, वो उस बिज़नेस का स्टेक होल्डर होता है। क्लियर है?
क्लियर है? उसके बाद है जी पार्टनरशिप। देखो मैंने बताया था कि एक सोल प्रोप्राइटर होता है, फिर पार्टनरशिप होती है, फिर कॉर्पोरेशन यानी कंपनी होती है। पार्टनरशिप का मतलब है देखो सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो एक आदमी था, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक से ज़्यादा आदमी मिलकर अगर कोई बिज़नेस बनाते हैं, तो फिर उसको कहते हैं पार्टनरशिप। एक से ज़्यादा आदमी अगर मिलकर कोई भी बिज़नेस बनाते हैं, जैसे कि मैं या मेरे 2-3 दोस्त आपस में पैसे मिलाते हैं और बिज़नेस बनाते हैं, तो वो है पार्टनरशिप। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार मैं 2 लाख दे सकता हूँ और एक और दोस्त कहता है वो कहता है कि मैं 3 लाख दे सकता हूँ और हमारे पास 5 लाख है और तीसरे दोस्त कहता है उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो मैनेजमेंट सँभाल लेगा कंपनी की। अगर हम ड्रिंक कॉर्नर खोल रहे हैं 5 लाख में, तो वो कहता है कि मैं वहाँ ड्रिंक कॉर्नर पे खड़ जाऊँगा पूरा दिन, बेचूँगा और ये सीन। हम कहते हैं ठीक है यार हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम पैसे दे सकते हैं। तो हम फिर इस तरह से करते हैं कि रिवार्ड को भी ऐसे कर लेते हैं 30% मेरा क्योंकि 2 लाख मैंने दिए, 30% उसका तो मैनेजमेंट का और 40% उसके पैसे हो गए, जिसने 3 लाख रुपए दिए थे। मतलब एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये क्या है? इस बारी जो बिज़नेस है उसका एक मालिक नहीं है, उसके मालिक एक से ज़्यादा हैं, तो ऐसे बिज़नेस को बोलते हैं पार्टनरशिप के लोग जो है वो आपस में पार्टनरशिप करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 जितने मर्ज़ी लोग हों, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर पार्टनरशिप के अंदर 20 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो फिर उसको कंपनी बनना पड़ेगा, वो पार्टनरशिप मज़ीद नहीं रह सकती। अगर पार्टनरशिप के अंदर 20 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो फिर वो लीगली उसको कंपनी बनना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन बनना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप का ये असूल है कि उसके अंदर 20 से कम-कम लोग होंगे और अगर आपको लगता है कि आपके पास जो लोग हैं वो 20 से ज़्यादा हैं, तो सॉरी आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। ये रूल है। समझना अभी अभी मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा इस बात को वाज़िह कर रहा था कि जो कंपनी है ना, वो इस तरह बनती है कि जब पार्टनरशिप 20 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 20 से ज़्यादा की फिर पार्टनरशिप एक्सेप्ट नहीं होती और कंपनी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? कंपनी। अब देखो 3 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप, लिख लो यार ये ना सब कुछ। एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कितनी तरह की पार्टनरशिप होती है? जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये नीचे लिखो नीचे। देखो मेरी बात सुनो, यकीन जानो, मैं जो कह रहा हूँ वो लिखो और उसके बाद जो लिखा हुआ है किताब के अंदर उसे मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वही कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखो इस बुक के ऊपर कि 3 तरह की पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बेसिकली लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? अब देखो मान लेते हैं कि मैं और मेरे दोस्त हम दोनों ने ना 5-5 लाख रुपए मिलाए और हमने एक पार्टनरशिप शुरू की 10 लाख रुपए, ठीक है? अब हमें 8 लाख का नुकसान हो गया। 8 लाख का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब ये क्या है? ये एक लायबिलिटी हम पर आ गई है कि अब हमने 8 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, हमने इन्वेस्ट किए हुए थे, हमारे ही पैसे चले जाएँगे, इसका यही मतलब हुआ ना कि हमने दिए। इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। यूँ समझो लायबिलिटी क्या होती है? नुकसान। लायबिलिटी क्या होता है? नुकसान। लायबिलिटी क्या होता है? नुकसान। लायबिलिटी क्या होता है? नुकसान। कि अगर मेरे भी 4 लाख जाएँगे, उसके भी 4 लाख जाएँगे और फिर 8 लाख की हमारी लायबिलिटी चली जाएगी और फिर उसका भी 1 लाख रह जाएगा बिज़नेस में, मेरा भी 1 लाख रह जाएगा। तो लायबिलिटी क्या होती है? ये बिज़नेस के अंदर नुकसान होता है। लायबिलिटीज़ होती हैं 2 तरह की। एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी। कितनी तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं? 2 तरह की। एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी। अब समझना, मैंने और मेरे दोस्त ने 5-5 लाख रुपए मिलाए बिज़नेस करने के लिए। 10 लाख हो गए, हमने बिज़नेस किया और हमें नुकसान हो गया 12 लाख का। 10 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, तो 12 लाख का नुकसान समझाता हूँ। फिलहाल सुनो कि हमें नुकसान कितना हो गया? 12 लाख का। अब क्या होगा कि सबसे पहले मैंने जो 5 लाख दिए थे बिज़नेस के वो तो पूरे गए। उसने जो 5 लाख दिए थे वो भी पूरे गए। हमने 10 लाख जो इन्वेस्ट किया था वो तो सारा खत्म हो गया। लेकिन अभी भी 2 लाख हम कर्ज़े में हैं और वो उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने कहा ना नुकसान को, कर्ज़े को इसको बोलते हैं। अब क्या होगा कि हमें वो किसी तरह से बाकियों से माँग कर, उधार करके वो पैसे भी देने पड़ेंगे उसको भी और मुझे भी 1-1 लाख। या तो मैं अपने घर का कोई पोर्शन बेचूँगा या गाड़ी बेचूँगा या इस तरह से। तो इस तरह करके मैं 12 लाख पूरे करूँगा। ठीक है? ये क्या थी? लायबिलिटी थी। और इस तरह की लायबिलिटी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी।
इस तरह की लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जिसके अंदर जितना आपके ऊपर लायबिलिटी होती है उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। जितनी लायबिलिटी होती है उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। जितनी लायबिलिटी होती है उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है समझ नहीं आ रही लायबिलिटी, लेकिन आ जाएगी, यकीन मानो आ जाएगी, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब सेम सिनेरियो है। सबसे पहले तो मुझे यार ये समझाओ ना कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में 12 लाख का नुकसान कैसे हुआ? उसने और मैंने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फिर हमने 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। फिर हमने 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया और फिर ये 12 लाख सारा का सारा नुकसान में चला गया। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो चीज़ मैंने इन्वेस्ट की है, उसका कर्ज़ा कैसे हो सकता है? यार मैंने 5 लाख रुपए कहीं दिए हों और अगर वो 5 लाख का मुझे नुकसान हो जाए, तो मुझे क्या मसला है? मेरे ही पैसे थे, वो खत्म हो गए, मैं किसी का कर्ज़दार थोड़ी हूँ, ठीक है? दोस्त ने 5 लाख दिए, मैंने 5 लाख दिए, हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया, उसके भी गए, मेरे भी गए, ठीक है, किसी और को तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 12 लाख का नुकसान हुआ है क्योंकि 2 लाख वो भी चले गए जो हमने बैंक से लोन में लिए थे। 2 लाख वो भी चले गए जो हमने बैंक से लोन में लिए थे। अब सबसे पहले तो मेरा पूरा एसेट गया 5 लाख का। फिर अब अगर हम बैंक की बात करें तो उसको 2 लाख देने हैं और अब वो बैंक तो किसी भी तरह लेगा, वो तो पकड़ के, मार के, जैसे भी खून निकाल के, जैसे भी वो तो पैसे लेगा। अब उसको पैसे देने हैं। उसके लिए चाहे मैं घर बेचूँ, गाड़ी बेचूँ, कोई और मेरा बिज़नेस है या कि दोस्त से लेके जैसे भी करके मैं बैंक को दूँगा। मेरा दोस्त भी देगा और इस तरह से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद जो 12 लाख का हमें नुकसान हुआ है वो हम पूरा करेंगे। तो जब हम बैंक को भी पैसे देते हैं और जब हम बैंक कह लो या किसी और से आपने उधार लिया है, उसका भी नुकसान हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी पैसे देने होते हैं, तो ये लायबिलिटी तो है, क्योंकि लायबिलिटी उधार को या फिर नुकसान को बोलते हैं। लेकिन इस तरह की लायबिलिटी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान हो, वो बिज़नेस को पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड है कि अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख का भी नुकसान हो जाता है, किसी भी तरह से, ठीक है? का उधार लिया हुआ है आपने, किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, वो भी आपका नुकसान जा सकता है यार, कोई पता थोड़ी चलता है बिज़नेस का, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर सूरत वो अच्छा चले, ठीक है ना? ज़रूरी थोड़ी है कि वो हर सूरत अच्छा चले। तो ये बिज़नेसेस फ्लॉप भी हो सकते हैं बहुत बुरी तरह। तो जब जितना कर्जा हम पर चढ़े वो सारा हमें पे करना पड़ जाए, उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जितना कर्जा हम पे चढ़े हम वो सारा पे ना करें, उसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पर कर्जा चढ़ा है लेकिन फिर भी हम वो सारा पे नहीं कर रहे और इस दुनिया को से कोई मसला भी नहीं है, उस चीज को लिमिटेड लायबिलिटी भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब पूरे चैप्टर का, मैं कहता हूँ पूरे चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है लायबिलिटी। बस ये समझ आ गई तो यकीन जानो वीडियो बंद करके बैठ जाना, कोई फायदा नहीं है बाकी चीजें सुनने का। बस लायबिलिटी का बताओ, लायबिलिटी क्या होती है। फिर से मैं ना सारा सिनेरियो बनाता हूँ। लायबिलिटी बोलते हैं नुकसान को और उधार को, ठीक है? अब हमने देखा कि जब 12 लाख का हमें नुकसान हुआ है, तो 10 लाख तो हमारे खुद के थे, वो गए, बाकी 2 लाख हमने किसी तरह अरेंज करके दिए। वो हमने क्यों दिए? वो हमने इसलिए दिए क्योंकि हमारी लायबिलिटी थी अनलिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर जितना भी नुकसान होता है उसे पे करना होता है। यहीं पर सेम सिचुएशन लिमिटेड लायबिलिटी की होती, यहीं पर सेम सिचुएशन लिमिटेड लायबिलिटी की होती। तो देखो अब हमें 10 लाख हमने भरा, इन्वेस्ट किया, 12 लाख का हुआ नुकसान, 12 लाख का हुआ नुकसान, 12 लाख का हुआ नुकसान। 5 लाख मेरे, 5 लाख मेरे दोस्त के, उसके भी गए 5 लाख, मेरे भी 5 लाख गए। गए हमारे एसेट दोनों के, जो हमने इन्वेस्ट किए हुए थे वो गए। बाकी कितने बच गए? 2 लाख। 2 लाख बच गए, कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमने पे नहीं करना। हमने सिर्फ़ उतना ही पे करना है जितना हमने इन्वेस्ट किया हुआ था। हमने सिर्फ़ उतना ही पे करना है जितना हमने इन्वेस्ट किया हुआ था। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर था कि हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर था कि हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपको नुकसान होता है, तो नुकसान में आप सिर्फ़ उतना ही पे करोगे जितना आपने इन्वेस्ट किया है। और अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है और मुझे 15 लाख का नुकसान हुआ है, तो लिमिटेड लायबिलिटी के मुताबिक मुझे 10 लाख ही पे करना है। लेकिन अगर मुझे 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे 15 लाख का नुकसान हुआ है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के मुताबिक मुझे 15 लाख पूरा देना है। क्लियर है बात? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया का हर आदमी फिर तो यही कोशिश करेगा कि वो लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जाए, ताकि उसको नुकसान जितना भी हो उसको, लेकिन सिर्फ़ उससे उससे वही पैसे लिए जाएँ जितने उसने इन्वेस्ट किए थे। अब मुझे ज़रा ये समझा दो कि लिमिटेड लायबिलिटी मेरी है और उसके बाद मेरे 10 लाख का जो इन्वेस्ट किया है, उसमें 12 लाख का नुकसान हुआ। अब मैंने 10 लाख तो पे कर दिए, अब बाकी के 2 लाख मैंने पे नहीं करने हैं क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, तो वो पे करेगा कौन? पे करेगा कौन? तो जि
जिसके हम कर्जदार हैं मिसाल के तौर पर, उस बंदे को जाके मैं ये बोल दूँ, भाई हम तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं, तेरा 12 लाख हमने देना तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख की थी, 2 लाख तो मैं नहीं दूँगा क्योंकि मैं तो लिमिटेड लायबिलिटी वाला हूँ। तो फिर ये सब क्या है? देखो, बैंक ने कर्जा दिया आपको 2 लाख रुपए का। सारी सिचुएशन को समझो, मैं चाहता हूँ आज ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी को नहीं आता होगा ये पीआरसी में, मैं सही बता रहा हूँ। बैंक ने कर्जा दिया 2 लाख का, बैंक ने कर्जा दिया 2 लाख का और हमने इन्वेस्ट किया था 10 लाख। टोटल कितने हो गए? 12 लाख। ठीक है? बैंक ने कर्जा दिया 2 लाख, हमने इन्वेस्ट किया 10 लाख, टोटल हो गए 12 लाख। अनलिमिटेड लायबिलिटी में 12 लाख का नुकसान हुआ तो ये सारा का सारा 12 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में नुकसान हुआ तो सिर्फ वही पे करना पड़ेगा जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी और वो कितनी थी? 10 लाख की। अच्छा देखो, बात ये है कि अगर बैंक ने 2 लाख रुपए दिए हैं, बैंक ने 2 लाख रुपए दिए हैं, तो बैंक ये भी देखेगा कि इस बंदे की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड है तो बैंक को मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 12 लाख का नुकसान हुआ तो 10 लाख हम ये पे करेंगे जो हमने हमारी इन्वेस्टमेंट थी और फिर 2 लाख हमें बैंक को पे करना है जो हमने कर्जा लिया। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी में लिमिटेड, तो फिर बैंक को बताया कि अगर नुकसान हुआ इनको इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, जैसे 10 लाख वाले इन्वेस्टमेंट में 12 लाख का नुकसान हुआ है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट तो इनकी जाया होगी, लेकिन ये बैंक को कुछ भी वापस नहीं करने वाले। रूल के मुताबिक बैंक को कुछ भी वापस नहीं करने वाले, क्योंकि ये रूल है, लिमिटेड लायबिलिटी वाले सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के ही मुताबिक करते हैं। तो यहाँ पर आती है बैंक की। अब बैंक इसीलिए कोशिश करता है कि वो उन पार्टनरशिप्स को ही पैसे दे, कर्जे दे जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले हों, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले हों। यानी बैंक को पता हो कि अगर इनका नुकसान होता है तो ये बैंक को भी पे करेंगे। इसलिए बैंक्स की ये कोशिश होती है कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाले पार्टनरशिप को ही पैसे दें, लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनरशिप्स को पैसे ना दें। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लिमिटेड वालों का नुकसान हुआ तो वो तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और वो केस भी नहीं कर सकता बैंक, क्योंकि बैंक से तो सवाल होगा कि आपको कर्जा देते हुए इस बात की कोई तमीज नहीं थी कि जो पार्टनरशिप का आप कर्जा दे रहे हो वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली है। तो जितना मर्जी कर दे तो उनका जो अगर नुकसान होता है तो वो आपके ऊपर है, वो नुकसान कंपनी का नहीं है, वो नुकसान पार्टनरशिप का नहीं है, वो नुकसान बैंक का है। बैंक ने ऐसी पार्टनरशिप को कर्जा ही क्यों दिया जो कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली थी। और अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी वाले को देना ही था तो ख्याल रख लेते, किसी बड़ी पार्टनरशिप को देते जिसका आपको अंदाजा होता कि इसका नुकसान नहीं होगा, इसकी इन्वेस्टमेंट में से भी ज्यादा। ठीक है? तो ये इम्तिहान होता है बैंक का, ये इम्तिहान होता है बैंक का। ठीक है? कि बैंक जो है वो इसलिए कोशिश करता है कि वो लिमिटेड वालों को ना दे, अनलिमिटेड वालों को दे। और फिर लोग कोशिश करते हैं कि वो भी बैंक से कर्जा लें लिमिटेड होके भी, ताकि फिर उनको पैसे ना देने पड़े। और ये फिर बैंक पर है। ठीक है? बैंक की स्ट्रैटेजी है कि वो अच्छी पार्टनरशिप को कर्जा देते हैं, नहीं देते, और जो नुकसान भी होगा वो बैंक का होगा, किस केस में? लिमिटेड केस में। देखो, यकीनन समझ नहीं आया होगा लायबिलिटी, लेकिन मैं ना चाहता हूँ कि इसको दोबारा से लायबिलिटी वाले को सुनो, सिर्फ इसी को सुनो, छोड़ो बाकी चीजें, लेकिन ये समझ आना चाहिए। मैं ना अब आखिरी 2-3 लाइन्स बोलता हूँ, बेशक अगर पिछला वाला खप लगा है तो इसको अब सुन लो गौर से। देखो, बात यह है कि जब हमारा नुकसान होता है बिजनेस में, उस चीज को हम बोलते हैं लायबिलिटी, उस चीज को बोलते हैं लायबिलिटी। फिर लायबिलिटी दो तरह की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब है कि आपका जितना मर्जी नुकसान हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा आपको नुकसान हुआ है, वो सारा आपको पे करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको नुकसान हुआ है, वो सारा आपने पे करना है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपका आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नुकसान हुआ है, आपने पे उतना ही करना है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपको ज्यादा नुकसान हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट से भी, तब भी आपने पे उतना ही करना है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और कुछ भी नहीं। बेसिकली यही है। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते जाएँ तो बैंकरप्ट भी हो जाती हैं कंपनीज़ इसी लायबिलिटीज़ की वजह से, और वो क्या सिनेरियोज़ होते हैं, तो फिर उसके बारे में ना फिर कभी बात करें, क्योंकि वो भी बहुत ही मज़े का है कि बैंकरप्ट कैसे होते हैं, कैसे एक-एक जो है वो पेनी बेची जाती है कंपनी की, उसके फर्नीचर को, ज़मीन को, पूरी कंपनी बेची जाती है, कंपनी से रिलेटेड तमाम शेयर बेचे जाते हैं। शेयर बेचने के बाद कंपनीज़ की जो एसेट गाड़ियाँ वग़ैरह वो बेची जाती हैं। उसके बाद जाकर भी ये सब चीज़ें बेच कर भी कंपनी बैंक का कर्ज़ा नहीं उतार पाती, फिर उस कंपनी को बैंकरप्ट बोल देते हैं, कि इसने तो हर चीज़ बेच दी। एक-एक सिंगल एसेट बेच दिया, एम्प्लॉयी बेच दिया, ज़मीन, कुर्सी, फर्नीचर, बैंक हर चीज़ बेच दी उन्होंने कंपनी की, और वो तब भी नुकसान पूरा नहीं कर पाए। फिर उस तरह उसको कहते हैं कि अब ये बैंकरप्ट हो गई है। ख़ैर मैंने स्लाइड से इंटरव्यू दिया था बैंकरप्ट, बस इस चीज़ को समझ लो। बहुत मज़े की चीज़ है बैंकरप्सी।
अच्छा, पार्टनरशिप मैंने बताया 3 तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब आसानी होगी, जनरल जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप क्या होती है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर बिज़नेस बनाते हैं। तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि अंदर इसके अंदर हर आदमी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, हर आदमी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, चाहे नुकसान जितना मर्ज़ी हो सबको पे करना पड़ेगा, चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा क्यों ना हो। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर हम तीसरे नंबर वाली पार्टनरशिप पे जाएँ जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसके अंदर लायबिलिटी होती है लिमिटेड। इसके अंदर क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, तब भी आपने पे उतना ही करना है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, बाकी बैंक देख लेगा। क्योंकि बैंक ने हमें कर्ज़ा दिया है, बैंक को पता था हम लिमिटेड है, फिर भी दिए हैं, तो बैंक ने कुछ सोच के दिया होगा। तो अगर हमें नुकसान होता है तो वो बैंक जाने, उसने हमें कर्ज़ा दिया है। हमारी अपनी स्किल्स थी उनसे कर्ज़ा लेने की, लिमिटेड होने के बावजूद भी। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके अंदर लायबिलिटी होती है लिमिटेड। पहले वाली जनरल पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड, अभी तीसरी वाली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दूसरे में आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं। लिखो, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर अबे लिखा यार। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं। जनरल पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स। कितने तरह के होते हैं? जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और लिमिटेड पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब ये कि ये ऐसी पार्टनरशिप है जिसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले लोग भी होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी वाले भी लोग होते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने लिमिटेड पार्टनरशिप बनाई है, उसमें से 5 ऐसे हैं जो जनरल पार्टनर्स हैं, मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उसके बाद उनको पे करना पड़ेगा, चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा क्यों ना हो। और फिर उसके अंदर कुछ लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और वो ये होता है कि फिर उनको उतना ही पे करना पड़ेगा जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट हो। अब कोई आदमी क्यों ही अनलिमिटेड पार्टनर बनना चाहेगा, जनरल पार्टनर बनना चाहेगा? हो सकता है कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो और वो कहें कि यार लिमिटेड वालों को तो हम सिर्फ 5% प्रॉफिट देंगे, क्योंकि वो नुकसान भी तो नहीं उठाना चाहते ना, लिमिटेड है वो लोग। और अनलिमिटेड वालों को 10% देंगे। तो जिस दिन नुकसान होगा उस दिन नुकसान भी तगड़ा होगा, जिस दिन फायदा होता है फिर फायदा भी तगड़ा होता है। तो यही तो होता है ना बिज़नेस, खतरा तो होता है। हर जगह खतरा तो ज़रूरी होता है। तो ये खैर ये मैं बात समझाना चाह रहा था। इन तीनों को देखो, जनरल पार्टनरशिप यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी लिमिटेड लायबिलिटी, और लिमिटेड पार्टनरशिप 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है इन तीनों में। ये होती है हमारे पास क्या? पार्टनरशिप। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? उसके बाद तीसरी फॉर्म ऑफ बिज़नेस होती है कंपनी। तीसरी फॉर्म ऑफ बिज़नेस क्या होती है? कंपनी। कंपनी। अच्छा देखो, आज ना आपने समझना है कि कंपनी होती क्या है? कंपनी होती क्या है? जब पार्टनरशिप बढ़ जाती है ना, जैसे अगर 20 से ज़्यादा लोग जब पार्टनरशिप में हो जाते हैं, फिर उनको बनानी पड़ जाती है कंपनी। फिर उनको बनानी पड़ जाती है कंपनी। अब जब कंपनी होती है फिर उसको रजिस्टर होना पड़ता है पाकिस्तान में एससीसीपी से, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अगर उसके 20 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, फिर कंपनी का एक नाम होता है, जैसे हर कंपनी का एक नाम होता है, स्पेसिफिक नाम। डाल्डा कंपनी, ठीक है, कोका कोला ये कंपनी है। तो कंपनी का फिर एक नाम दिया जाता है उसको, कंपनी को। फिर उनका एक डायरेक्ट फिर एक रिलेशन होता है टैक्सेशंस के साथ और गवर्नमेंट के साथ। एक लफ्ज़ कंपनी के आगे लिखो जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब वो एक अलग से ही एक एंटिटी होती है। एंटिटी का मतलब एक अलग इंसान होता है, आप यूँ समझो। मान लेते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर आपके पार्टनर्स थे अलग-अलग, तो आपने सबका अलग नाम था, हर आदमी का, कोई किसी के ज़्यादा पैसे थे, किसी के कम थे। कंपनी को ऐसा नहीं होता, कंपनी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने लोग हो, आपके क्या काम है, क्या नाम है, कंपनी का एक अपना एक नाम होता है। नाइकी, एडिडास, प्यूमा, ये क्या है? कंपनी है और इनका अपना एक नाम है और ये उसी नाम की बेस पर ही चलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम? कंपनी। कंपनी क्या होती है? इसकी सेपरेट एक लीगल आइडेंटिटी होती है कंपनी की और इसका जो स्पेसिफिक अब एक नाम होता है, जो उसी नाम से ही कंपनी पहचानी जाएगी। उसके बाद अगर हम कहेंगे तो उसी कंपनी का ताल्लुक ही गवर्नमेंट के साथ होगा, उस नाम का ताल्लुक होगा, अब फिर लोगों की बात खत्म हो गई। सबसे बड़ा एडवांटेज जो कंपनी में होता है, वो ये होता है कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली हो ही नहीं सकती, वो कंपनी नहीं होती। कंपनी में क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है।
लिहाजा अगर आप नुकसान से बचना चाहते हो, ज़्यादा बड़े-बड़े नुकसानों से, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी पार्टनरशिप को कंपनी बना लो। देखो 20 से ज़्यादा लोग हों तो फिर आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते, कंपनी बनानी ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 20 से कम लोग कंपनी नहीं बना सकते। बना सकते हैं, 3-4 लोग भी बना सकते हैं, 2 लोग भी बना सकते हैं, 1 आदमी भी बना सकता है। लेकिन बात ये है कि वो कंपल्सरी ये है कि आप 20 से ज़्यादा लोग हैं, वो फिर पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उन पे लाज़िम है कंपनी बनाना। बाकी कंपनी तो 1 आदमी भी बना सकता है, 2 भी बना सकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, कि अगर आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नुकसान होता है ना, तो वो नुकसान बैंक देखेगा, आप नहीं देखोगे। तो ये कंपनी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि उनका बिज़नेस कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, जिसके लिए फिर उनको पाकिस्तान के तमाम टैक्स लॉ से, हर चीज़ से गुज़रना पड़ता है, हर जगह रजिस्टर होना पड़ता है, फिर उनको टैक्स भी ठीक-ठाक देना पड़ता है। फिर पाकिस्तान फिर ये फ़ायदा भी देता है उनको कि कंपनी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो कंपनी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है। अब देखो, कंपनी 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखो, हमने कंपनीज़ के बारे में सुना है जैसे फ़ेसबुक है, पीएसओ है, जिनके शेयर जो हैं वो बाहर बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, उनके शेयर बढ़ते हैं, कम होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं पीएसओ का शेयर खरीद कर उसका शेयर होल्डर बन सकता हूँ और मैं उस कंपनी का एक मालिक बन सकता हूँ, चाहे मेरी परसेंटेज इतनी 0.0000001% ही मैं क्यों ना हूँ मालिक, लेकिन मैं हूँ। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर नीलाम होते हैं, जिसकी पब्लिक भी उनकी ओनर बन सकती है, उनके शेयर खरीद सकती है, ऐसी कंपनी को बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब उसके शेयर बाहर बिकते हों और अवाम वो खरीदती हो। और फिर ऐसी कंपनी जिसके शेयर नहीं होते स्टॉक मार्केट में, सिर्फ़ चंद आपस में लोग ही होते हैं जो सिर्फ़ उसके शेयर खरीदते हैं और फिर इस चीज़ को स्टॉक मार्केट में वो नहीं डालते। वो नहीं चाहते कि हर दूसरा बंदा शेयर होल्डर बन जाए कंपनी का और वो खुद को कंपनी का मालिक समझने लग जाए। तो ऐसी कंपनीज़ को बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप बेशक सर्च कर लेना कि कौन-कौन सी कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर पब्लिक हैं और कौन-कौन सी प्राइवेट हैं। तो ऐसी कंपनी जो जिनके शेयर मार्केट में होते हैं, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जिनके नहीं होते, जिनके 2-3 लोग ही सिर्फ़ ओनर होते हैं, तो वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेशन क्या होता है और कंपनी क्या होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कॉर्पोरेशन बोलते हैं बस। मैंने बताया ना 2 तरह की कंपनी होती है। एक ये होती है कि उसके स्टॉक मार्केट में उसके शेयर हैं, लोग उसको खरीद सकते हैं, उनके शेयर ऊपर-नीचे जाते हैं, पब्लिक के सामने एक्सपोज़ है हर चीज़, ऐसी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में उसके शेयर ना हों और वो एक्सपोज़ ना हो तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ऑर्गनाइज़ेशन बोलते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ही ऑर्गनाइज़ेशन बोला जाता है। यही फ़र्क है कंपनी और कॉर्पोरेशन में कि कॉर्पोरेशन कंपनी ही होती है। हर कॉर्पोरेशन कंपनी होती है लेकिन हर कंपनी कॉर्पोरेशन नहीं होती। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेट नहीं होती। सिर्फ़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेट होती है। मतलब ये समझ लो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दूसरा नाम होता है कॉर्पोरेशन। और ये बात हमें वाज़िह रखनी होगी कि कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है लिमिटेड लायबिलिटी का। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, मतलब जो अपने शेयर नहीं बेचती स्टॉक मार्केट में और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो बन जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो शेयर इश्यू कर देती है मार्केट के अंदर, लोग उसको खरीद सकते हैं। मान लो कि कंपनी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पहले प्राइवेट लिमिटेड थी तो फिर अब वो कहती है यार अब मेरी बस हो गई, मैं पब्लिक में अपने जो स्टॉक है उनको इश्यू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 10 करोड़ के स्टॉक हैं वो उनको इश्यू कर देते हैं। लोग खरीदते हैं तो फिर कंपनी के ऊपर पैसा जाता है। तो फिर इस चीज़ को दाँव पे लगा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम पब्लिक कर रहे हैं। होता यही है ना यार, जब पैसों की ज़रूरत होती है तभी तो शेयर बेचती है कंपनी, नहीं तो फिर उनको क्या ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी इनिशियल पब्लिक, पहली मर्तबा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक में ऑफर की जा रही है ये कंपनी, तो इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद समझना होगा कि जो शेयर होल्डर होता है, ये मालिक होता है, उसका एक वोट होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, किसकी भला? कंपनी की। ऊपर लिख लो छोटा-सा कि वो जो छोटी फर्म्स होती हैं, उनके अंदर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़रूर होते हैं और जो बड़ी होती हैं, उनके अंदर 10 से 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी और स्लैश कॉर्पोरेशन का पूरा पैराग्राफ है, इसमें बस ये 3 बातें थी। क्या थी? कि जो कभी-कभार जो है वो कंपनी किसी मुतालिक डिसीजन लेती है, तो वो डिसीजन जो है वो शेयर होल्डर भी उसका इस डिसीजन में शामिल होता है और वो फिर वोटिंग होती है और एक शेयर होल्डर जो है वो अगर उसमें 1 शेयर है तो वो 1 वोट कर सकता है। तो ज़ाहिर है जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं, ज़्यादा वोट करते हैं, तो फिर कंपनी के मामलात वो सँभालते हैं। छोटी कंपनी में 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बड़ी कंपनी में 10 से 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पर ना
टेबल है सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का और कॉर्पोरेशन का। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊँ कि जो पिछला जितना भी लिखा हुआ है, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि उसे पढ़ो ना, जो मैं लिखवा रहा हूँ वही पढ़ो। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी तीनों भी ना पढ़ो, बस इस टेबल को अच्छे से देख लो तो हो जाएगा। अब एडवांटेजेस दिए हुए हैं, देखो। सबसे पहले क्या दिए हुए हैं? एडवांटेजेस दिए हुए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, आप मुझे बताओ? सोल प्रोप्राइटरशिप के ये एडवांटेज हो सकते हैं कि अगर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो वो सारा मेरा होगा, क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ जिसने बिज़नेस बनाया। पार्टनरशिप में तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक कंपनी में भी करना पड़ेगा इस तरह से। तो अभी हम फ़ायदे की बात करते हैं, यही नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ़ायदों की। अच्छा, तो वो फ़ायदे बता रहे हैं, ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है? ये हो सकता है दूसरा फ़ायदा कि ईज़ ऑफ डिसोल्यूशन होती है। मतलब मैं जब चाहूँ अपने बिज़नेस को खत्म कर सकता हूँ। अगर मैं थक गया हूँ या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। वो कहेंगे, "क्यों भई, हमारा भी तो है, तूने हमारे से डील की थी, अब तो ऐसे नहीं जा सकता।" इस तरह की बातें। फिर होता है कि जो टैक्स होता है वो भी कम लगता है, क्योंकि जब कंपनी रजिस्टर होती है ना, फिर उसको बहुत से टैक्स से गुज़रना पड़ता है। पार्टनरशिप भी रजिस्टर होती है, ठीक है? उसको भी कुछ टैक्स से गुज़रना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा टैक्स कंपनी पे लगते हैं, और सोल प्रोप्राइटर पे तो कोई लगता ही नहीं है टैक्स। वो तो एक आम आदमी वाले टैक्स में से ही गुज़रता है। तो ये फ़ायदा है। अब हम एक-एक लाइन पढ़ते हैं, देखो, वो कहते हैं ईज़ एंड लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, फॉर्मेशन की लो कॉस्ट होती है, थोड़े पैसों में एक आदमी अपना बिज़नेस खोल लेता है। सीक्रेसी का मतलब है कि सीक्रेट रहती है चीज़ को, बाकियों के सामने एक्सपोज़ नहीं होती कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या बेचा जा रहा है, क्या इंग्रीडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, ये सब कुछ। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ईज़ ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, कम टैक्स होता है, और ईज़ ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब है कि हम जब भी चाहें बिज़नेस को खत्म कर सकते हैं। पार्टनरशिप का क्या फ़ायदा होता है? पार्टनरशिप का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर वो कह रहा है कि हाई एबिलिटी टू रेज़ फंड्स, कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और फिर भी हम बिज़नेस करते हैं, तो फिर हम पार्टनरशिप करते हैं, ताकि ज़्यादा जो है वो फंड इकट्ठा हो सके। उसके बाद वो कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर ये होता है कि एक आदमी सब चीज़ें हैंडल करता है, तो पार्टनरशिप के अंदर सारे करते हैं, इससे थकान कम होती है, और अलग बंदे का एक अलग उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका अलग माइंडसेट होता है, और इस माइंडसेट के साथ वो अलग-अलग चीज़ें परफ़ॉर्म करते हैं, तो फिर इससे पार्टनरशिप में बेहतरी आती है। उसके बाद बस ये कुछ इन्होंने दिया हुआ है। फिर आता है कॉर्पोरेशन यानी कंपनी। अच्छा, कंपनी के अंदर उन्होंने सबसे पहला फ़ायदा दिया कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी। और फिर वो कहते हैं कि इसके अंदर ईज़ ऑफ ट्रांसफरिंग इन ओनरशिप होती है, कि ओनरशिप आराम से ट्रांसफर हो जाती है। देखो, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, ठीक है? कंपनी का मालिक होता है जिसके पास शेयर ज़्यादा होते हैं। मैंने कंपनी खोली है, लेकिन मेरे से ज़्यादा शेयर किसी और के हो गए। मैं जो शेयर बेच रहा हूँ बाहर मार्केट में, तो कोई और ग्रुप है, वो मेरे शेयर खरीद रहा है, मेरे से ज़्यादा शेयर उसके पास है, मालिक वो बन गया। तो जिस दिन मेरे पास ज़्यादा शेयर होंगे, मालिक मैं तब बन जाऊँगा। ठीक है? कंपनी जो है वो एक अलग चीज़ बन जाती है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है ये कंपनी जो है, ये फंड्स भी फिर जल्दी इकट्ठे करती है, क्योंकि शेयर बेचती है ना, ये शेयर बिज़नेस वाले तो नहीं बेच सकते। अच्छा, तो ये सब ना बेसिकली उसके हो गए फ़ायदे कंपनी के। सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी का। अब नुकसान क्या है? देखो, नुकसान अगर हम एक सोल प्रोप्राइटर का देखें, एक आदमी का, तो अगर उसको नुकसान होता है बड़ा, तो वो सारा उसका नुकसान है जो उसको पे करना है। उसके बाद उसके पास वर्कर्स की कमी होगी, क्योंकि वो अकेला जो है सारा बिज़नेस सँभालेगा। फिर उसके बाद कोई और दिमाग नहीं है जिसको अलग तरह के आइडियाज़ जैसे कि बिज़नेस के बारे में, वो सिर्फ़ अपने ही दिमाग के साथ चलेगा, तो ये कुछ नुकसान हो सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर नुकसान ये होता है कि उसके लोगों के दरमियान झगड़ा हो सकता है आपस में, झगड़े की बेस पर फिर एक पार्टनर जाएगा तो सारा बिज़नेस जो है वो असरअंदाज़ हो सकता है। और अगर आप मान लो कि प्रॉफ़िट आपको बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो फिर आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी एक नुकसान है। और फ़ायदा क्या है कि अगर नुकसान ज़्यादा होगा, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों है। अगर हम देखें इसको कंपनी को, तो कंपनी का जो सबसे बड़ा नुकसान है, कंपनी टैक्स ज़्यादा देती है। कंपनी क्या देती है? टैक्स ज़्यादा देती है। इसके लिए क्लाउज़ है डबल टैक्सेशन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। कंपनी क्या करती है? कंपनी को टैक्स देना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि वो फिर मुकम्मल तौर पे रजिस्टर हो जाती है पाकिस्तान के अंदर एससीसीपी के अंदर। तो ये इनकी कुछ नुकसान, कुछ फ़ायदे। एट द एंड में उन्होंने हमें बताया हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस, यानी ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस जिनका काम प्रॉफिट नहीं है। 4 हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइज़ेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव्स। तो ये चारों क्या होती हैं? इनको आप नॉन बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस बोलो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस बोलो। पब्लिक सेक्टर्स का मतलब जो हुकूमत बनाती है, जिसमें अस्पताल होते हैं, जैसे ये मेट्रो है, तो इनका काम प्रॉफिट नहीं है, इनका काम है लोगों की मदद करना, और इनको बोलते हैं प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? फिर आते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस, यानी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस जो गवर्नमेंट नहीं बनाती, लेकिन फिर भी उनका काम ये रफ़ायामा का होता है। जैसे ईदी सेंटर है, तो ईदी सेंटर ईदी ने बनाया था, तो उनका काम क्या है? लोगों की मदद करना। उनका बिल्कुल ऐसा काम नहीं है कि उन्होंने कोई बिज़नेस करना था, प्रॉफ़िट कमाना था, तो उन्होंने क्या की? लोगों की मदद की, लेकिन इसका कोई ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है। मान लेते हैं गवर्नमेंट बाद में फंड करने लग गया ईदी को, तो फिर भी उन्होंने पूरी तरह से फंड नहीं किया ना। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर ईदी को अपने नाम कर दिया, और नहीं। तो ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब का अपना ही था, तो फिर ये भी लोगों की भलाई के लिए था, इसका मकसद भी पैसे कमाना नहीं था। तो ये भी एक, इसको बोलेंगे हम कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट तो है, लेकिन कौन-सी? नॉन गवर्नमेंट। फिर आते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज़। वो क्लब्स होते हैं जो कि हुकूमत बनवाती है या कुछ लोग बनवाते हैं, तो उनका काम जो होता है, वो हरगिज़, जैसे लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है? अब एक पब्लिक लाइब्रेरी है घंटाघर में, तो वो ना पर मंथ ₹30 लेते हैं। अब आप यकीन जानो, उनका कुछ भी नहीं बनता होगा इन पैसों से। तो ₹30 जो पर मंथ लेते हैं, और उसके बाद ₹1000 लेते हैं सिक्योरिटी। वो इस तरह से कि जिस दिन हम छोड़ के जाएँगे, वो ₹1000 में मिल जाएगा, वो पहले दिन लेते हैं। तो
अब उसका सीन ये है कि वो भी एक तरह की मदद कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली है, वहाँ पे जितने वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह वो सिर्फ़ उसी ₹30 से जा रही हैं। यकीनन कहीं न कहीं से सब्सिडी भी उनको मिलती होगी। तो ऐसे क्लब्स एंड सोसाइटीज़, ये भी एक सोसाइटी बनी हुई है ना लाइब्रेरी की, तो ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट है। फिर आते हैं कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स का ये मतलब है कि कुछ लोग आपस में मिलकर पैसे जमा करके कुछ अच्छा करते हैं। जैसे आजकल वो एक लड़का जो है सुलेमान आई थिंक, जो 3-3 सौ रुपए लेकर और मदद करता है लोगों की, चैरिटी में है, चैरिटी के ज़रिए और आपस में पैसे जोड़ के फिर उसके बाद बिरयानी-शिरयानी लोग गरीबों को खाना खिलाना। तो ये क्या होता है, कोऑपरेटिव्स होते हैं जिसके अंदर वॉलंटियर्स आपस में मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसका मकसद प्रॉफिट ना हो। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अगर हम आखिरी पैराग्राफ, आखिरी ये देखें पेज, इस पेज के अंदर ना यार कंपनीज़ लॉ लिखा हुआ है, जो नीचे वाला पैराग्राफ है, उसकी तीसरी लाइन में देखो लिखा हुआ है कंपनी एक्ट 2017, एक ये और उसके बाद नीचे पार्टनरशिप लॉ की पहली लाइन के मिड में लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये दोनों डेट्स याद कर लो कि कंपनी लॉ 2017 का है और पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। तो दोस्तों यही था, लायबिलिटी वाली चीज़ समझ नहीं आई तो मैं कहूँगा कि उसको दोबारा समझो।